प्रणाम महाराज। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक टिकने वाले राजवंश यानी तुगलक वंश के उस नाटकीय उदय और उनके खौफनाक पतन की कहानी पर गौर करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आपके आने वाले शासनकाल के लिए लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मास्टर क्लास है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। एक सुरक्षित और समृद्ध राजकाज के लिए महाराज, हमें इन 5 अहम अध्यायों से सीखना होगा। पहला, 1320 का खूनी तख्तापलट। दूसरा, गयासुद्दीन का विस्तार और उसके साथ हुआ विश्वासघात। तीसरा, मोहम्मद की वो बड़ी प्रशासनिक विफलताएं। चौथा, फिरोज शाह का बुनियादी ढांचा और उसकी कट्टर नीतियां। और आखिर में 5वां, साम्राज्य का टूटना और तैमूर का वो खौफनाक कहर। तो चलिए सबसे पहले अध्याय 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1320 का खूनी तख्तापलट। ये वो समय था जब तुगलकों के उदय की जमीन तैयार हो रही थी। अब जरा इस बात पर गौर करें कि कैसे तुगलकों से पहले वाला खिलजी राजवंश पूरी तरह चरमरा गया था। मुबारक शाह की जरूरत से ज्यादा नरमी और विलासिता ने दरबार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। और आपको तो पता ही है, जहां सत्ता कमजोर पड़ती है वहां अवसरवादी तुरंत फायदा उठाते हैं। ठीक यही किया सीमांत रक्षक गाजी मलिक ने, जिसने खोकर आदिवासियों के साथ मिलकर एक ताबड़तोड़ सैन्य हमला बोल दिया। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक बड़ा राजवंश कितनी तेजी से गिर सकता है। जरा सोचिए, अप्रैल 1320 में मुबारक शाह का कत्ल होता है। 20 साल में खुसरो नाम का एक व्यक्ति गद्दी हथिया लेता है। लेकिन महज कुछ ही महीनों बाद सितंबर आते आते गाजी मलिक ने इंद्रपत में उसे उखाड़ फेंका और सत्ता की चाबी पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। अब आते हैं अध्याय 2 पर, गयासुद्दीन, विस्तार और विश्वासघात। यहां से कहानी में संस्थापक की असली एंट्री होती है। गाजी मलिक ने अपना नाम बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रख लिया और एक बहुत ही आक्रामक सैन्य विस्तार शुरू किया। उसने साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण में मदुरई और पूर्व में बंगाल तक खींच दिया। लेकिन महाराज, अगर हम उसकी सबसे बड़ी निशानी की बात करें तो वो थी एक विशाल किलेबंदी यानी तुगलकाबाद। दिल्ली के 7 शहरों में से एक, जो आज भी अपनी ढलान वाली विशाल दीवारों और जबरदस्त सुरक्षा तंत्र के लिए जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं अक्सर अपनों के ही विश्वासघात को जन्म देती हैं। 1325 में बंगाल से लौटते वक्त गयासुद्दीन पर एक लकड़ी का मंडप गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उसके अपने ही बेटे ने सत्ता के लालच में इस मंडप को इस तरह डिजाइन करवाया था कि वो गिर जाए। सत्ता की भूख सच में किसी भी रिश्ते पर भारी पड़ सकती है। और इसी के साथ हम तीसरे अध्याय पर पहुंचते हैं, मोहम्मद की बड़ी प्रशासनिक विफलताएं। ये वही धोखेबाज बेटा है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसके राजकाज को मॉडर्न मैनेजमेंट की चुनौतियों के नजरिए से समझते हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। चीन की तरफ फिएट करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा चलाना एक गजब का विजन था, लेकिन खराब मैनेजमेंट ने सब बर्बाद कर दिया। तांबे के सिक्कों की इतनी ज्यादा नकल हुई कि अर्थव्यवस्था ही धड़ाम हो गई। ऊपर से दोआब में भयंकर अकाल पड़ा था और ठीक उसी वक्त उसने भारी टैक्स लगा दिया, जिससे परेशान किसानों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी। ये नंबर देखिए, 1500। ये वो 1500 किलोमीटर का जानलेवा सफर है जो नागरिकों और शाही दरबार को नई राजधानी दौलताबाद जाने के लिए तय करना पड़ा था। इसे आप एक ऐसा भयानक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं जिसमें अनगिनत बेगुनाहों की जान चली गई। और सबसे बड़ी विडंबना, सिर्फ 2 साल बाद ही उसे अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि इन सब आपदाओं के बीच कुछ नए आर्थिक प्रयोग भी हुए। तकावी ऋण यानी किसानों को बीज खरीदने और खेती बढ़ाने के लिए एडवांस लोन देने का आइडिया काफी मॉडर्न था। इसके लिए दीवान-ए-कोही नाम का एक नया कृषि विभाग भी बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि ये उपाय भी उसे बचा नहीं सके। हम इस पूरे दौर की भव्यता और क्रूरता के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? इसका श्रेय जाता है मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता को, जिन्होंने इस पूरे समय के बड़े ही बारीक नोट्स छोड़े हैं। सुल्तान ने मंगोलों से बचने के लिए पुराने शहरों को जोड़कर एक नया किला बनाया था, जहां पनाह। ये दिल्ली का चौथा शहर था और इब्न बतूता ने यहीं 6 साल तक मुख्य काजी के तौर पर काम किया था। उनके नोट्स रिहला में इन सब नाकामियों का कच्चा चिट्ठा है। अब हम अध्याय 4 की तरफ मुड़ते हैं, फिरोज शाह, बुनियादी ढांचा और रूढ़िवादिता। 1351 में जब मोहम्मद की मौत हुई तो उनके चचेरे भाई फिरोज शाह को गद्दी मिली। लेकिन उन्हें विरासत में क्या मिला?
एक सिकुड़ता हुआ और बागी हो चुका साम्राज्य। पूरे 37 सालों तक फिरोज शाह ने राज किया। वो सैन्य मामलों में बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, मालवा और गुजरात जैसे बड़े सूबे उनके हाथ से फिसल गए। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य के अंदरूनी मामलों पर लगा दिया। अगर हम सच कहें तो फिरोज शाह की असली लेगेसी एक शानदार इंजीनियर की थी। उन्होंने बंजर जमीन को हरा भरा करने के लिए नहरों और जलाशयों का एक कमाल का नेटवर्क बिछाया। एक अलग सिंचाई टैक्स लगाया गया और गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और दीवाने खैरात जैसी बेहतरीन संस्थाएं शुरू की गईं। साथ ही उन्होंने फिरोजाबाद के रूप में दिल्ली का 5वां शहर भी बसाया। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य हमें निष्पक्ष रूप से एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। जहां मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां शुरुआत में धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थीं, वहीं फिरोज शाह ने बिल्कुल उलट रास्ता अपनाया। उन्होंने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू किया, अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाया और पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया। इस बदलाव ने भले ही कुछ वर्गों को खुश किया हो, लेकिन एक बड़े हिस्से में गहरा असंतोष भी भर दिया। और अंत में महाराज, हम अपने 5वें और आखिरी अध्याय पर आते हैं, विघटन और तैमूर का प्रकोप। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि कैसे अंदरूनी गुटबाजी एक विशाल साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1388 में जैसे ही फिरोज शाह की मौत हुई, दरबार में एक खौफनाक गृहयुद्ध छिड़ गया। हर महीने वफादारियां बदलने लगीं, रईसों को सरेआम मारा जाने लगा। इस अंदरूनी कलह ने सल्तनत को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि बाहरी हमलावरों के लिए दरवाजे अपने आप ही खुल गए। और वो आखिरी जानलेवा हथौड़ा 1398 में चला, जब तुर्को मंगोल विजेता तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। उस खौफनाक नरसंहार ने कभी बेहद शक्तिशाली रहे तुगलक साम्राज्य को सिर्फ राख के ढेर में बदल दिया। दिल्ली इस तबाही से लगभग 100 सालों तक उभर नहीं पाई और 1414 आते आते तुगलकों का नामो निशान आधिकारिक तौर पर मिट गया। तो महाराज, जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है, अपने आप से ये अंतिम सवाल जरूर पूछिएगा। क्या एक साम्राज्य को असली खतरा बाहरी हमलावरों की तलवारों से होता है, या फिर सिंहासन पर बैठे शासक की अपनी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं और गलत फैसलों से? इतिहास के पन्नों से निकली ये गूंज आपके शासनकाल में क्या दिशा तय करेगी, ये अब सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर है।